हेलो स्टूडेंट, मैं पी स्क्वायर इंस पंकज पाल फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। और स्टूडेंट, आप लोग पिछले टॉपिक्स में स्टडी कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन, जो कि लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2। ये 12th का चैप्टर नंबर 2 है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर बनता है। तो देखिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, स्टार्टिंग में ही सबसे पहले डेरिवेशन है। आप लास्ट चैप्टर में अपवर्तन, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके बच्चों। अब उसी के आगे आपको एक चैप्टर है। तो पहली है कि गोलीय अवतल, गोलीय अवतल पृष्ठ हेतु प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों क्या हेडिंग है? गोलीय अवतल पृष्ठ हेतु प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉर स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। बच्चों तो किसके लिए? गोलीय अवतल पृष्ठ हेतु प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस के लिए, किसके लिए बच्चों? स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस के लिए हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में 100% ये आती ही है। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर हम एक सरफेस बना रहे हैं। ये बेटा माना एस पी एस डैश, एस पी एस डैश इज अ कॉनकेव सरफेस, इज अ कॉनकेव सरफेस। ये जो है एस पी एस डैश एक कॉनकेव सरफेस है, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। कितने मीडियम को अलग कर रहा है? माना एस पी एस डैश एक अवतल पृष्ठ है जो दो माध्यम को अलग करता है। बच्चों इधर इसके वायु है, एयर है, इधर एयर है, इधर ग्लास है। बच्चों तो ग्लास डेंस मीडियम होता है, सघन माध्यम होता है। तो हमने क्या रेड किया कि एसपीएस डैश एक कॉनकेव सरफेस है जो दो मीडियम एयर और ग्लास को सेपरेट कर रहा है। यानी एसपीएस डैश एक अवतल पृष्ठ है जो दो माध्यम वायु और कांच को पृथक कर रहा है। इसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र क्या बच्चों? C है। इसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। इसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है, यहां पर कहीं वस्तु रख दीजिए बिंदु रूप में। वस्तु किस रूप में? बिंदु रूप में। इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट O पर एक ऑब्जेक्ट रखिए पॉइंट फार में। अब आपको मालूम, ये अगर कर्वेचर है तो यहां से कहीं से इसके नॉर्मल ड्रा किया जाएगा। ये CAN नॉर्मल हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। अब कोई प्रकाश किरण पॉइंट O से चलेगी, पॉइंट A पर आई बच्चों। किस पर आई? पॉइंट A पर आई। अब पॉइंट ए पर आने के बाद इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने वे से डेविएट हो जाती है। तो सीधे जाने के बजाय अपने मार्ग से विचलित होगी और ये नॉर्मल की ओर मूव कर जाएगी, क्योंकि ये डेंस मीडियम है। ये सीधे ना जाकर नॉर्मल की ओर मूव कर जाएगी, और इस डेविएटेड रे को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये आई पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसी पर इमेज कंस्ट्रक्ट होगा। क्या होगा? इमेज। बेटा ये क्या है? वक्रता केंद्र, ये अभिलंब है, अभिलंब है। तो ये आपतित किरण, बेटा आपतित किरण अभिलंब के बीच बढ़ने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण आई कहलाता है। ठीक बच्चों, ये पूरा एंगल आई है। इसी प्रकार ये अपवर्तित किरण है, ये कोण एंगल जो होगा वो आर होगा। क्या होगा? आर। तो ये आर है, तो वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये देखिए, ये लाइट ऐसे डॉटेड वाली, ये देखिए सीधे आई है,
ये लाइट रे बच्चों ऐसे आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल अल्फा है, ये इसको बीटा मान लिया, और ये क्या है, गामा लेट कर लिया। पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी, ए एम, ए एम, और ये एम इज वेरी क्लोजर टू पी। ये आपका फिगर है बच्चों। फिर सुनिए, माना एस पी एस डैश एक अवतल दर्पण है, एस पी एस डैश एक अवतल दर्पण, एस पी एस डैश एक अवतल दर्पण, जो दो माध्यम वायु और कांच को अलग कर रहा है। मतलब इस पृष्ठ के बाईं ओर वायु है और दाईं ओर कांच है। इसका ध्रुव P है, दर्पण का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। दर्पण का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर दर्पण पृष्ठ के अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक वस्तु रखिए जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु A पर आती है। O पर एक वस्तु रखिए जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु A पर आती है, और अपवर्तन सीधे जानी चाहिए लेकिन सीधे न जाकर, बच्चों देखिए सीधे जानी चाहिए लेकिन सीधे न जाकर अपवर्तित होती है। अपवर्तन के पश्चात I पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब पृष्ठ के मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक वस्तु रखी है, पृष्ठ के मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक वस्तु रखी जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु A पर आपतित होती है, और अपवर्तन के पश्चात कहां पर, बिंदु I पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु का कोण अल्फा, प्रतिबिंब का बीटा, वक्रता केंद्र का कोण बच्चों गामा है। फिर सुनिए लैंग्वेज, लेट एसपी एस इज अ कॉनकेव सरफेस। एसपी एस क्या है बच्चों, कॉनकेव सरफेस है। ठीक, लेट एसपी एस इज अ concave surface and this surface separated two medium air and glass. This surface separated two medium air and glass. Its pole is P and curvature is C. Its pole is P and curvature is C. When an object is placed at point O, then light incident at the surface point A, and after refraction it seems to meet at point I of principal axis. At this point I images are formed. The angle of object is alpha, angle of image is beta, and angle of curvature is गामा। ये आपकी लैंग्वेज थी कि एसपीएस एक कॉनकेव सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये पोल P है, कर्वेचर C है, ऑब्जेक्ट को O पर रखा जाता है तो A पर इंसिडेंस होती है, और रिफ्लेक्शन के बाद सीधे जाने की बजाय रिफ्लेक्शन के बाद I पर मिलती हुई लाइट रे प्रतीत होती है। इसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। अब ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा है, इमेज का बीटा है, और कर्वेचर का गामा है। तो चलते हैं हम लोग डेरिवेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। तो सबसे पहले समझिएगा ट्रायंगल OAC में, ट्रायंगल OAC में, इन ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OAC, इस ट्रायंगल में OAC में अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज किया जाए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की जाए OAC में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की जाए तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा। मींस बहिष्कोण जो होता है दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी गामा जो एंगल होगा वो अल्फा, और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, I। तो गामा जो होगा भाई OAC में बच्चों, तो गामा जो होगा वो अल्फा प्लस I हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बहिष्कोण प्रमेय से, किससे बच्चों, बहिष्कोण प्रमेय से, गामा जो एंगल होगा वो अल्फा प्लस I के बराबर होगा। गामा जो होगा वो अल्फा प्लस I के बराबर होगा। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा आ गया। इसी प्रकार इन ट्रायंगल बच्चों, इन ट्रायंगल IAC में
IAC में, इस त्रिभुज की बात करते हैं बच्चों, तो इस त्रिभुज में सुनिएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो गामा जो होगा बीटा प्लस आर के इक्वल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल IAC फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, समझिएगा गामा जो होगा वो बीटा प्लस आर के सम के बराबर होगा। गामा जो होगा IAC में बच्चों, तो गामा जो होगा वो बीटा प्लस आर के सम के बराबर होगा। तो यहां से आर की वैल्यू निकाली जाए, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा हो जाएगा। ये आई की वैल्यू निकाला है, ये आर की वैल्यू निकाला है। अब फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बच्चों, स्नेल का नियम यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ होता बेटा कि n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल्स लॉ क्या होता बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर। I if I and R are very less angle, very less angle बच्चों। अगर I और R बहुत कम एंगल है, I और R क्या बच्चों बहुत कम एंगल है, तो क्या होगा जब I और R बहुत कम एंगल है तो क्या होगा, इस कंडीशन में समझिएगा I और R बहुत कम एंगल है तो साइन I जो होगा, साइन I बच्चों जो होगा वो I के बराबर होगा एंड साइन R बच्चों जो है वो R के बराबर होगा। I और R बहुत लेस एंगल है, अगर I और R जो बहुत लेस एंगल है तो साइन I जो होगा केवल I के बराबर होगा साइन R के, क्योंकि जैसे जैसे एंगल की वैल्यू कम होती तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी कम हो जाती। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, साइन 30 1/2 यानी 0.5, एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती जाकर, तो एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी बढ़ेगी। और एंगल की वैल्यू कम होगी, एंगल की वैल्यू कम होगी, कोण की वैल्यू कम होगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि वो लगभग 0, तो 0 ना हो पाए इसके लिए साइन आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर। कुना के जब एंगल कम हो बच्चों, एंगल कम हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन रिमूव कर देते हैं। जैसे साइन आई है तो आई लिख देंगे, कॉस आई है तो आई लिख देंगे, तो साइन आई आई, साइन आर आर हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों तो साइन आई की जगह आई, साइन आर की जगह आर, तो सो n इज इक्वल साइन आई की जगह केवल बच्चों आई लिख दीजिए और साइन आर की जगह केवल आर लिख दीजिए, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आर हो जाएगा, i इज इक्वल टू एन आर। तो ये इक्वेशन निकाला है। क्लियर बच्चों, क्या बताया गया कि पहले ट्रायंगल में बेटा OAC में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटरनल अल्फा प्लस पूरा एंगल क्या है आई, अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई, आई की वैल्यू निकाली तो गामा माइनस अल्फा। इसी प्रकार OIAC में गामा जो होगा वो बीटा प्लस गामा सॉरी बीटा प्लस आर के इक्वल हो जाएगा, तो गामा जो होगा बच्चों वो बीटा प्लस आर, यानी आर की वैल्यू निकाली तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। स्नेल्स लॉ यूज किया तो n इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r, n इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। i और r को बहुत अगर लेस एंगल माना जाए, बहुत छोटे एंगल माने जाए, कम एंगल माने जाए, कम कोण माने जाए, अल्प कोण माने जाए मतलब, तो sin i की जगह i लिख सकते हैं, sin r की जगह बच्चों r लिख सकते हैं, तो i अपॉन r, i इज इक्वल टू nr हो जाएगा। अब i और r की वैल्यू ये रखी बेटा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू रखी, यहाँ पर i की जगह क्या लिखेंगे, गामा माइनस अल्फा n, r की जगह बच्चों गामा माइनस बीटा, ठीक, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन गामा माइनस एन बीटा, एन गामा माइनस एन बीटा। अब क्या होगा बच्चों, गामा वाले पदों को इसको एक तरफ लिख लीजिए, गामा वाले पदों को एक तरफ, तो यहां से इधर आ जाएगा एन बीटा माइनस अल्फा, एन बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन गामा माइनस गामा, एन बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा, कॉमन कर लें बच्चों तो एन माइनस 1 आ गई, इक्वेशन फर्स्ट निकल आई। क्लियर बच्चों, आपने इक्वेशन फर्स्ट ऑब्टेन कर ली। कैसे, आई और आर की वैल्यू जो निकाली थी हमने वो रख दी। ये कैसे आया था इक्वेशन, सुनिएगा, स्नेल्स लॉ यूज किया, n इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r बच्चों,
अगर एंगल बहुत कम है, कोण की वैल्यू कम है, तो साइन आई आई के बराबर, साइन आर के बराबर, तो आई अपान आर हो गया, आई इक्वल एन आर हो गया। तो आई और आर की वैल्यू रखी हमने, जो निकाली थी, आई और आर की वैल्यू रखी बच्चों, और सॉल्व करके गामा वाले पदों को एक तरफ किया और आपने इक्वेशन निकाल ली। अब क्या किया आपने, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है, ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है, तो समझिएगा इन ए ट्रायंगल सी ए एम, सी ए एम ट्रायंगल में, सी ए एम ट्रायंगल में टेन गामा इज इक्वल टू, इसकी जो हाइट है वो h है, ठीक है, टेन गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइट h है, ये कर्वेचर, कर्वेचर की डिस्टेंस को बच्चों r लिखा जाता है, कर्वेचर की डिस्टेंस को r लिखा जाता है, इमेज की डिस्टेंस को v लिखा जाता है बच्चों, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को u लिखा जाता है। तो यहां पर टेन गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन माइनस का r। ओके स्टूडेंट्स, अब इन ट्रायंगल आई ए एम, आई ए एम में टेन बीटा इज इक्वल टू, टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, h अपॉन क्या हो जाएगा, h अपॉन v। अच्छा माइनस क्यों, क्योंकि आपको मालूम पोल के लेफ्ट साइड की सभी डिस्टेंस नेगेटिव होती है, तो टेन गामा इज इक्वल टू h अपॉन r, टेन बीटा इज इक्वल टू h अपॉन v, लंबटे आधार, लंबटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। अब इसके बाद इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए एम, कहां पर बच्चों, देखिए इन ट्रायंगल ओ ए एम में, ओ ए एम में टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अभी जो कंडीशन इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी लेस एंगल, अगर अल्फा बीटा गामा बहुत अल्प कोण है, अल्फा बीटा गामा बहुत अल्प कोण है, तो टेन अल्फा किसके बराबर होगा, टेन अल्फा की वैल्यू अल्फा के बराबर, टेन बीटा बच्चों किसके बराबर, बीटा के बराबर, और टेन गामा किसके बराबर हो जाएगी, गामा की वैल्यू के बराबर। क्या कहा गया, टेन अल्फा जो अल्फा के बराबर, टेन बीटा बीटा के बराबर, टेन गामा गामा, बहुत एंगल कम होते हैं तो हमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन को हटा दिया जाता, तो टेन अल्फा अल्फा के बराबर, टेन बीटा बीटा के बराबर, टेन गामा गामा के बराबर, तो टेन अल्फा अल्फा के बराबर, तो अल्फा का मान देखिए जो है वही टेन अल्फा का मान, कहने का टेन अल्फा का मान है वही अल्फा का मान हो जाएगा, तो यहाँ पर टेन अल्फा का मान कितना है, h अपॉन माइनस यू, तो अल्फा का मान भी h अपॉन माइनस यू, ठीक बच्चों। बीटा का मान कितना है, टेन बीटा का मान h अपॉन माइनस वी, ओके। टेन गामा का मान h अपॉन माइनस आर, टेन अल्फा की वैल्यू अल्फा के बराबर, टेन बीटा बीटा के बराबर, टेन गामा गामा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एन बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा एन माइनस वन बच्चों, यही तो फर्स्ट इक्वेशन है, तो एन बीटा की जगह क्या लिखेंगे, बीटा 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 की जगह बच्चों h अपॉन माइनस वी, माइनस अल्फा की जगह बच्चों क्या लिखेंगे, अल्फा की जगह h अपॉन माइनस यू, इज इक्वल टू गामा की जगह बच्चों, गामा की जगह h अपॉन माइनस आर और n माइनस वन। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए यहां पर माइनस h, तो इसमें माइनस h, इन दोनों पदों में माइनस h कॉमन कर लें, माइनस h कॉमन लिया, माइनस का h कॉमन, माइनस h कॉमन लिया तो n अपॉन v बचेगा, माइनस का h, ये बेटा माइनस इधर आ गया ना, तो माइनस h कॉमन करेंगे तो n अपॉन v बचेगा, क्या बचेगा, n अपॉन v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस चिन्ह कॉमन लिया गया है, माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस आएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस, माइनस साइन कॉमन लिया गया तो माइनस आ जाएगा, ठीक बच्चों। यहाँ पर भी h कॉमन लिया जा चुका है, वन अपॉन यू बचेगा,
उसके बाद बच्चों ये माइनस एच इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन आर और n माइनस वन, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल आउट, n अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन आर। ये गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक यानी अपवर्तन का सूत्र है, n अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों।